नमस्कार, आपके साथ मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो आपकी जिंदगी की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, जो आपको आपकी जिंदगी के लिए इंस्पिरेशन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं। अगर किसी परिवार के सदस्य की ही बात कर ली जाए तो उसे भी परिवार में अपना नाम बनाने के लिए काफी मेहनत का सहारा लेना पड़ता है, फिर गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में। इसके अलावा देश में पहचान बनाने के लिए जरूरत होती है बहुत सारी मेहनत की और एक ऐसी कहानी की जो आपको कामयाबी के रास्ते तक ले जाए। जी हाँ, तो चलिए रूबरू करवाते हैं हम आपको एक ऐसी शख्सियत से जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है गिरिराज ढींगरा सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे अगर जिक्र किया जाए, आपका जिक्र किया जाए तो एक मशहूर बिजनेसमैन आप हैं। आज आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आय का स्रोत भी हैं, जो लोगों के लिए मदद का स्रोत भी बन रही है। इसके पीछे की कहानी आपसे समझना चाहेंगे, इसके पीछे की कहानी आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे की कहानी तो मैम, जो हम इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, मैं यही कहूँगा कि मेहनत है, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। और आप जो भी काम करते हो, अपने स्टाफ को भी इतना प्यार दो कि वो भी समझे कि हाँ, मैं बाबूजी के बगैर अधूरा हूँ, और बाबूजी को भी ये महसूस हो कि वो भी मेरा अपना है। तब आप काम करोगे, आपको अपने आप लगेगा कि हाँ भी आप कुछ कर रहे हो, और उससे आप देखते ही देखते आगे बढ़ते जाओगे। जी सर, काम में काम होना और काम में भावनाओं का जुड़ जाना, कितना बड़ा इसका एक रोल रहता है, कितना बड़ा इसका किरदार रहता है। देखो, इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। आप जो भी काम करो उसको लगन से करो, उसको इस कदर करो कि काम को लगे कि मेरा इनके बगैर गुजारा नहीं है, इनका तो फिर हो जाएगा। काम को इतनी लगन से करो कि लगे कि हाँ भी वाकई कुछ काम हुआ है। तब मतलब मज़ा आएगा काम करने का भी और करवाने का भी। जी सर, आज आप एक ऐसे मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां पर दर्शक आपकी इस कामयाबी की कहानी को आज सुनेंगे। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप किसे सबसे बड़ी संतुष्टि मानते हैं? सबसे बड़ी संतुष्टि तो मन की होती है मैम। जी। और ऐसा काम करो जिससे कि अपने को शांति मिले, आस पड़ोस वाले को लगे कि हाँ भी ये लोग कितने अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, और उससे अच्छी संतुष्टि मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब मिलती है जब आपके पास कोई उम्मीद लेके आता है और आप उसका कुछ भी काम कर दो, या उसको किसी तरीके से भी आप कहीं तक उसको पहुंचा दो, तो वो सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है उससे। अदरवाइज संतुष्टि तो ढूंढोगे तो कहीं भी नहीं मिलेगी, और ढूंढोगे तो कहीं से भी आ जाएगी। जी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ये हम लोगों का एक लक्ष्य रहना चाहिए। हाँ जी, रहना और चाहिए। इसमें सेवा भाव सबसे बड़ा होता सेवा है। भाव सबसे बड़ा है। आप किसी के भी काम कुछ भी कर सको, ज़रूर करना चाहिए। उसको मतलब इस कदर करें कि वो जैसे आपके छोटे भाई हैं या आपके फादर के बराबर हैं, या मतलब उसके काम आना चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो है कुछ किया है। जी। आपकी शुरुआत हुई थी कुछ वाहन लेने से, कुछ वाहन आप लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा दौर भी आया जब ब्लैकआउट की स्थिति रही, एक ऐसा दौर भी आया जब सेना से प्रेम आपकी ज़िंदगी में देखा गया। उस चीज़ को आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? गाड़ी जो है हमारे फादर ने शुरू करी थी, और उस टाइम हम पैदा हुए थे जब ये गाड़ी हमारे घर आई। और उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े हुए, गांव में रहते थे पहले। गांव में हमारे ताया जी अपना सरपंच भी रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे, 18 साल वहाँ मतलब सरपंच और चेयरमैन रहे। उसके बाद फिर 68 में हम गुड़गांव आ गए। जब गुड़गांव आए तो 71 के अंदर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उस टाइम ये पोजीशन थी कि ब्लैकआउट हुआ करता था। उस टाइम हमें याद है कि भाई कोई भी रात को लाइट नहीं जलाएगा, जिससे कि पाकिस्तान वाले कोई फ़ायदा ना उठा दें या कोई बम ना फेंक दें।
तो उसके लिए हम लोगों के घर जाते थे, जिसकी भी लाइट थोड़ी सी भी नज़र आती थी तो उसके जाके दरवाजे को खटखटाना, शोर मचाना उसको कि नहीं आप लाइट बंद करो, आप कैसे लाइट जला सकते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देश से प्यार नहीं। तो वो दिन आज तक हमें याद है। और उसके बाद फिर हम मतलब मैं कॉलेज में आ गया, कॉलेज में फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा कॉलेज में, और काफ़ी मतलब लोगों का प्यार मिला मेरे को। और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में आ गया, फिर फादर रिटायर हो गए और हम लोगों ने काम को शुरू किया। और हम मतलब फादर ने हमारे को दी थी 15 गाड़ी, उसके बाद फिर हम मेहनत करते रहे और यहाँ पहुँचे आज। जी। तो 15 गाड़ियों से शुरू हुआ ये सफ़र, अब यहाँ तक पहुँच चुका है फादर कि ने हमारे को 15 गाड़ी दी थी जी। और उसके बाद फिर हमने आगे बनाई। और आज ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा? आज हैं 2800 के आसपास ट्रक है मेरे पास। जी। हम्म। देखिए क्योंकि जिस तरीके से आपका बिजनेस है, या ट्रांसपोर्ट्स की मैं बात करूं या बाकी चीज़ों की बात करूं, बहुत मुश्किल हो जाती है तब जब खुद जो मालिक होते हैं उनके ऊपर भी मुश्किलें होती हैं। कोरोना काल की मैं बात कर रही हूँ। कोरोना काल में लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, जो आपके अंडर काम करते हैं, कैसे इस चुनौती का आपने सामना किया? उस टाइम मतलब ये कि वो हादसा तो खैर मैं आज तक नहीं भूल पाया, कोरोना टाइम का जो ये दूसरा खास तौर पे कोरोना आया था। जी। सेकंड कोरोना वेव जो है इतना मतलब वो था कि उसमें हर चीज़ की दिक्कत आई हम लोगों को। और मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, दवाइयों की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलना वो। और हमने जैसे तैसे जो भी मेरे पास आया मैंने उनको बेड अरेंज करवा के दी, दवाई मंगवा के दी, ऑक्सीजन पूर्ति करवाई, और डॉक्टरों के जैसे तैसे उनसे रिक्वेस्ट करके उनको इलाज करवाया। और मैं कहूँ कि 99% लोग मेरे ठीक होके गए। एक आधा परसेंट कोई गया तो वो किसी हालत में भी कह सकते हैं, जैसे वो लेट दाखिल हुआ या उसने लेट ही हमारे को बताया, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने को ये था कि भाई कोई आया है, अगर उसका हम कुछ कर सकते हैं और उसका इलाज हो जाए तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। इससे अच्छा तो कुछ भाग ही नहीं है हमारा। तो हमने तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो भी आया उसको पूरा मतलब साथ दिया। तो उसके बाद हमारे को भी कोरोना हो गया, लेकिन उसमें भी मैंने मतलब लोगों का छोड़ा नहीं कि भाई आपको हर हालत में ट्रीटमेंट मिलेगा। मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, मैं ठीक हो गया, बाकी लोग भी ठीक हुए। तो मेन ये था कि भाई सबको सब कुछ मिल जाए, किसी को परेशानी ना है। ये है कि भाई मेहनत तो आज भी करनी पड़ेगी और रास्ते भी निकालने पड़ेंगे। जी। अगर हम देश भावना का जिक्र करें, देश भावना इस समय लोगों में क्या आपको लगता है कम होती दिखाई दे रही है, या उस समय लोगों में ये देश भावना बहुत ज़्यादा थी? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि भाई लोगों में देश भावना कम हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कोरोना के चक्कर में हर आदमी सहमा सहमा सा है। देश के प्रति उनका कोई कद छोटा नहीं हो रहा। हर आदमी चाहता है कि मैं देश के लिए भी करूं। लेकिन जब कोरोना को देखते हैं, मतलब है कि गवर्नमेंट की भी वही है कि भाई अपने आप को बचाओ, जैसे भी बचा सकते हो, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाओ। तो हर आदमी फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जहाँ तक देशभक्ति का सवाल है, तो हम तो जब छोटे थे तब भी मतलब हमारे गांव में भी मतलब नुह में शाखा चलती थी, उसमें सिखाया जाता था कि आपको अपनी रक्षा कैसे करनी, अगर भीड़ ज़्यादा आ जाती है तो उसमें आपको कैसे रक्षा करनी। तो ये सब एक पार्ट ही था ना, ये मतलब देशभक्ति तो सिखाते थे इसमें। और आज भी वो चीज़ वैसी चल रहा है कि देशभक्ति को मतलब देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश के बाद बाकी दूसरे नंबर पे आते हैं माता पिता, सबसे पहले मैं तो नंबर देता हूँ देश को। हाँ। तो गिरिराज ढींगरा जी, अब मेरा अगला सवाल ये रहने वाला है कि परिवार से ही अक्सर बच्चों का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? हमारे फादर मदर ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने तो एक ही बात हमारे को सिखाई थी, कोशिश करो कि किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो तो उसको करो, निराश उसको करके ना भेजो। आपके घर में कोई अतिथि आता है, उसका इतना मान सम्मान करो कि उसको लगे कि मैं इनके घर गया हूँ तो मेरे को इन्होंने सही रिगार्ड दिया है।
तो ये प्रेरणा स्रोत तो हमारे मदर फादर थे, और वही प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो उनके पच्चीनों पे अब चल रहे हैं। फादर मदर तो रहे नहीं, तो अब फादर मदर की जगह हम बड़े भाई साहब का ही भाई रिगार्ड्स करते हैं, और उसी तरीके से जो वो कहते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। जी। पारिवारिक माहौल कैसा था? पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा था, अब भी वैसे ही है, पहले भी वैसे था। उसमें जी। मतलब कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सब मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे का बगैर किसी का भी गुजारा नहीं। जी। तो बहुत अच्छा चलता है उससे। जी। एक परिवार का सपोर्ट होना या यूं कहें कि परिवार का आशीर्वाद होना कितना ज़रूरी हो जाता है किसी भी कामयाबी के लिए? देखो, परिवार का सहयोग तो सबसे पहले है कामयाबी के पीछे, जी। और उसका श्रेय जाता है हमारी सारी औरतों को। औरतें जिस घर में एक होके चलेंगी, आदमी उतना निश्चिंत होके रहेगा कि भैया अपना, मेरे घर में तो कोई, मेरे को कोई टेंशन है नहीं, तो अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। और हमेशा वही आदमी आगे बढ़ा है जिसके घर में शांति रही है और घर संपन्न है, हर तरीके से खुशियां हैं, और खुशियां हैं तो वो आगे बढ़ता है जी। और आगे काम करने के रास्ते भी निकलते हैं। जी। अक्सर ऐसा कुछ समय आता है कि जब हमारा मन निराशाओं से घिर जाता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जब हम अपने आप को ज़िंदगी में हारा हुआ महसूस करते हैं। उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस स्थिति से निकलने के लिए किस तरीके के एक उत्साह की और किस तरीके की जोश की हमें ज़रूरत होती है? देखो, घाटा नफ़ा हर क्षेत्र में आता है, जी। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो टाइम चल रहा है उसको शांति से उसके ऊपर विचार करो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उससे निकलने का रास्ता निकालो। और निकलने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो दोबारा रिपीट ना हो। और उसके पीछे भी सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है कि वो मतलब घर के परिवार के मेंबरों का साथ। अगर घर के मेंबर साथ हैं, आप अच्छे से अच्छे खतरे को भी पार कर जाओगे। अगर घर के मेंबर साथ नहीं है, तो आप कितना छोटा सा खतरा भी आ जाए ना, तो उसको भी पार नहीं कर सकते। घर का परिवार जो है ना, वो सबसे आगे रहता है, और वो महसूस नहीं होने देता कि आपके ऊपर बुरा टाइम आया है या नहीं आया, और आया है तो कब निकल गया वो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये चाहिए सहयोग, और सब एक होके चले, तब है ये। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो शायद अब एक ऐसा दौर आ गया है जब आजकल के युवा अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं या उनसे आगे बढ़ जाते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है कि परिवार अब मिलजुल कर नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो आधुनिकता है हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेगी? नहीं, अगर जहाँ ये बात हो रही है तो वो परिवार आगे नहीं बढ़ते, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। या वो मतलब है कि परिवार हमेशा वही बड़ा है जो मतलब आपस में मिलजुल के चलें, और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कामयाबी के पीछे एक दूसरे का विश्वास। अगर आपस में विश्वास नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। अलग अलग हो गए, अलग अलग होके भी कितना काम कर लेंगे। मैंने तो किसी को देखा नहीं कि ऐसे कोई मतलब ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं देखा। बढ़ता हुआ वही देखा है जो मिल के चला है, परिवार के साथ चला है, परिवार को साथ लेके चला है। हर जगह उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जहाँ बैलेंस बना तो वो समूथ चला। जी। अक्सर बहुत सारे लोग आज के समय में अगर मेहनत करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, देखा है कि वो सक्सेसफुल नहीं ज़्यादा हो पाते और बहुत कम लोग हैं, समाज के कुछ ही लोग हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या होगी? देखो, अब ये तो उनके काम करने का तरीका ही बता सकता है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं भी अगर कोई मुकाम पे नहीं पहुँच रहे, तो उसके या तो घर में शांति नहीं है, या उनका काम करने का जो तरीका है वो कहीं उसमें भटक रहे हैं। अगर आप उसको ढूंढोगे तो शायद वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो आपके पिताजी की कोई एक ऐसी आदत जो आप में भी हो या फिर कोई एक ऐसी आदत जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो? सबसे मेन पिताजी की ये थी कि अगर आपने किसी का कुछ देना है जी। तो उसके ऊपर चिंतन करो जी। कि मैंने उसका देना था तो मैं नहीं दे पा रहा।
तो ठाकुर जी आपकी कृपा जरूर पूरी करेंगे। आप 1 मिनट में उसका दे दोगे। कई बार ये होता है कि आप सोच लो कि मैंने तो इसको कुछ नहीं देना, मेरा क्या कर लेगा, तो आप भी उसको नहीं दे पाओगे। एक नीयत का फर्क आ जाता है कि एक नीयत अपनी इतनी साफ रखो कि हर आदमी ये कहे कि मैंने धंधा इससे करना। तो ये हमारे पिताजी की देन है। साफ नियत का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा किरदार होता है कामयाब होने के लिए? कामयाबी के लिए सबसे बड़ा किरदार ही नीयत है। आपकी नीयत साफ है तो आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपकी नीयत खराब है तो आप कहीं भी नहीं बढ़ पाओगे। हर आदमी आपकी टांग खींचेगा कि ये तो बेकार आदमी है, इसको कहाँ भेज रहे। जी, ये तो सबसे बड़ा इस समय देखा भी है, एक बहुत बड़ा बैकफुट शायद आजकल रहता है, चाहे बात कार्यालयों की कर ली जाए या फिर बात किसी भी फर्म की कर ली जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, कोरोना जैसा समय आपने देखा और एक ऐसा समय भी आपने देखा जब ब्लैकआउट हुआ था, जब जिंदगी थम जाती है, जब चारों ओर एक ऐसा माहौल होता है कि सब लोग डर रहे हैं, सब लोग सहम रहे हैं, तो भी हमें आगे बढ़ना है, ऐसे में कौन सी वो चीज़ें जो हमें लगातार इंस्पायर करती हैं? देखो, उसमें सबसे बड़ी जैसे ब्लैकआउट का टाइम था तो उसमें सब लोगों को मतलब धैर्य बंधवाओ कि भाई सब ठीक ठाक निकल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब डरो मत, जैसा टाइम है उसका मुकाबला करो। अगर लाइट जलाओगे तो हम क्यों परेशान हो, सारे सबके बारे में सोचो कि भाई हम सब खतरे में जाएंगे। एक आपकी लाइट आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे रही है, बाकी सबको एक निमंत्रण दे रही है खतरे का, तो उस काम को ना करो। तो वो प्यार से सारे समझ जाते थे, कोई मतलब बुरा नहीं मानता और वो करने को तैयार रहता है। और ऐसी कोरोना के टाइम में जो मतलब लोगों को इतना प्यार दो कि उनको महसूस ही ना हो कि भाई कोरोना हुआ और आके चला भी गया। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको आमने सामने बैठ के बात करनी है, या आप टेलीफोन पे भी उसका हाल लो, उसको इतना दिलासा दो कि उसको महसूस हो जाए कि हाँ भाई मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ऐसे ही डरे जा रहा हूँ। तो टेलीफोन पे तो बात कर सकते हैं ना, और दूर बैठ के भी आपस में उसको समझा सकते हैं कि भाई अपना ध्यान रखो, आप ये मेडिसिन लो, आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ऐसे कर लो। और वो उसकी ताकत जो है ना डबल हो जाएगी। अगर उसको कोई नज़दीक नहीं जाएगा, जैसे छुआछूत की बीमारी से कोई नहीं जाता था नज़दीक, तो ये भी एक छुआछूत की बीमारी हो गई हमारे लिए। तो इसलिए कोई मतलब अब डॉक्टर भी तो हिम्मत करके इलाज कर रहे हैं ना। तो आप देखो डॉक्टर की कितनी बड़ी कुर्बानी है कि वो अपने सारा कुछ दाव पे लगा के और उसका काम कर रहा है और उसकी सेवा कर रहा है और दवाई दे रहा है। तो आप उससे ही शिक्षा ले लो कि भाई हम कम से कम इतना प्यार तो दें कि भाई लोगों को लगे कि हाँ भाई मतलब है कि हमारे को कुछ नहीं होगा। और सामने वाले की भी एक वो आ जाता है कि यार मैं तो ऐसे ही डरे जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं कोरोना। ज़्यादातर लोग बाग मैंने ऐसे देखे हैं जो इस दहशत से ख़राब हुए हैं कि यार मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को तो कोई नज़दीक नहीं आने दे रहा, मैं अब कैसे करूँगा, मेरे साथ होगा क्या। तो वो अगर आप उसको थोड़ा सा प्यार भी बांटोगे ना तो वो उसी में ही वो हो जाएगा। जी, वैसे भी आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और काफ़ी हद तक ये देखा जाए तो आपको अपने से ज़्यादा कुछ लोगों का भी ख्याल रखना होता होगा जो आपसे जुड़े हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी ना सोचकर उनकी ज़्यादा सोचें? उनकी सबसे पहले सोचनी पड़ती है मैम। जी। अगर उनके लिए नहीं सोचेंगे तो वो हमारा ख्याल कैसे रखेंगे। जी। अगर उनके ऊपर कुछ भी दिक्कत आ रही है, और मैंने आपको बताया कि अगर वर्कर आपका जस्ट लाइक छोटे भाई की तरह से काम नहीं कर रहा तो आप सफलता के मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। और उसके लिए ये है कि भाई आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। उसको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी पीठ भी थपथपानी है कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको देख, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो आपका कभी भी वो बुरा नहीं सोचेगा और आपको काम करके देगा। जी, किसी भी व्यक्ति का विकास उसके बचपन में सर्वाधिक होता है, उसके बचपन में बहुत ज़्यादा होता है। स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई और उससे जुड़ा कोई किस्सा? स्कूलिंग तो मतलब है कि हम तो मतलब स्कूल में पढ़ते भी थे, साथ में अपना काम भी करते थे। जी। और उसके बाद कॉलेज में इलेक्शन भी लड़ा मैंने। कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, करण दलाल मेरे साथ प्रेसिडेंट था, सुधीर गुप्ता हमारे साथ सेक्रेटरी था, तो इस चित्तर सेन हमारा जॉइंट सेक्रेटरी था। हम चारों ने मिलकर एक जॉइंट इलेक्शन लड़ा था
और चारों के चारों हम जीत के आए। और जीत के आए तो हमारे को लोगों ने इतना प्यार दिया, बाज़ार के बीच में से हमने अपना जुलूस निकाला और सब ने ऐसे मतलब वो किया कि जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया। वो सीन हम आज तक नहीं भूले। ये मतलब लोगों का प्यार है। और वो आगे बढ़ के फिर हम मतलब इसी चीज़ को आगे लेके गए कि भाई आगे इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कहीं भी कुछ हो सकता है, तो अगर आप किसी का कुछ करके जाते हो तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ देगा ज़रूर। आज नहीं देगा, कल देगा, परसों देगा। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पंजाब में एसपी थे कपूर, उनका बेटा यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया हुआ था। 3 दिन से वो बुजुर्ग जो है, मेरे को नहीं पता था कि वो एसपी हैं, क्या है क्या नहीं। तो मैं मतलब है कि तीसरे दिन मैं कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आप कल भी आए थे, परसों भी आए थे, ऐसा आपका क्या काम है जो आपको रोज़ कॉलेज आना पड़ रहा है? आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। कहता है मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराना है और इसके 48% नंबर हैं और इसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो मैं कहा 45% की तो लिस्ट निकल चुकी है और आपके बेटे का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने उनसे फार्म लिया, प्रिंसिपल के पास गया, मैं कहा जी इसका एडमिशन करना है, ये 48% नंबर है। कहता है मैं इस लड़के को मिलना चाहूँगा। मैं कहा जी आप मिल लो। उन्होंने मिला और उसी टाइम साइन करके दे दिया। और मैंने कहा चलो जी आपकी फ़ीस जमा करवा दे, तो मैं उनको ले गया, फ़ीस जमा करवाई। तो आप बिलीव करोगे, हम भूल गए उस बात को कि भाई क्या है क्या नहीं। 82 में हम बाखड़ा नंगल डैम की तरफ गए, वो वहाँ पे एसपी थे और मेरे को नहीं पता भी कौन है क्या। उन्होंने कहीं से देख लिया होगा, बस में हम थे। तो पुलिस वाला आया, कहते जी मिस्टर ढींगड़ा। उस टाइम थोड़ा थोड़ा ये था कि भाई पंजाब का जो वो चल रहा था खालिस्तान का, वो थोड़ा थोड़ा सुस्तार था। तो हमने मतलब मैं चुप बैठा रहा। मैं कहा भैया पुलिस वाला क्यों आया, क्या है? तो बस वाले कह रहे मिस्टर ढींगड़ा ये हैं जी आप। मैं गया एसपी के कमरे में चला गया सीधा। तो वो कपूर सब कुछ पुलिस वालों को कुछ डिक्टेशन दे रहे थे। तो कहने लगे प्लीज़ सिट डाउन। तो मैं तब भी खड़ा रहा कि मैं कहा मैं ऐसे कैसे बैठूं भाई, पता नहीं क्या कसूर है मेरा क्या नहीं। तो उन्होंने मूव किया तो कहते हैं आप खड़े हैं, कमाल है, आपको तो बैठना चाहिए। मैं कहा नहीं सर ऐसे थोड़ी हो सकता कि आप खड़े और मैं बैठ जाऊं। नहीं नहीं आप बैठें प्लीज़। उन्होंने मेरे को ठंडा पिलाया। बोले आपने मेरे को पहचाना? मैं कहा सॉरी सर मैंने तो नहीं पहचाना। कहता आपने मेरे बेटे का एडमिशन कराया था। मैं कहा सर वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। कहता पर फ़र्ज़ बनता था, तैने तो ये भी नहीं पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कहा नहीं सर वो मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं थी, एक मेरे को ये था कि मेरे बुज़ुर्ग परेशान हो रहे हैं, तो उस नाते से मैंने तो एडमिशन कराया। कहता यही चीज़ तो मैं आज तक नहीं भूला। और आपको देखा तो मैंने फिर मतलब सारी बस को उन्होंने ठंडा पिलाया, वीआईपी पास दिया, जाओ देख के और जाओ अपन। तो ये खुशी होती है ना कि भाई कैसे मतलब वो है, ये प्यार ही है और कुछ नहीं है। हाँ जी। और यही प्यार है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो ये समझ गए होंगे कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और एक प्रेम का हमेशा आभारी रहना चाहिए जो हमें गैरों से मिलता है, जो हमें अपनों से भी मिलता है। फिलहाल के लिए कहानी कामयाबी की में इतना ही। अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।